हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जियोग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाथुला पास को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हडसन बे को लेकर के। तो हडसन बे को अगर हम मैप में व्यू करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा कंट्री में लोकेटेड है हडसन बे। और हडसन बे के ही पार्ट के रूप में यहाँ पर सदर्न पार्ट पर लोकेटेड है जेम्स बे। यहाँ पर अगर आप व्यू कर रहे हैं तो ये है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट जो है वो लेब्राडोर सी एंड अटलांटिक ओशन को हडसन बे के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। इस तरीके के इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट बे, लेक्स, इन सभी की जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर और न्यूज़ रिलेटेड है। यहाँ पर इमेज में आपको नीलगिरी हिल्स शो कर रखी है कि काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर सनी डेज रहे, उसके बाद से दोबारा से यहाँ पर रेनी सीजन देखने को मिला है। तो यहाँ पर नीलगिरी हिल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, आप सभी को पता है ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है और पेनिनसुलर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर लोकेटेड है वेस्टर्न घाट और यहाँ पर लोकेटेड है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्टिंग प्रोवाइड करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है वो हमारे सर्दर्न इंडिया में 3 स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की वो डोरा बेटा माउंटेन है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नीलगिरी हिल्स को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपना नेविक सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल किया था। नेविक सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ओके, जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में हमें किसी भी जगह की लोकेशन आपको ढूंढनी होती है तो आपको सभी को पता है कि हमारा जो फ़ोन है, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं वो जीपीएस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और जीपीएस के थ्रू ही हम सारी जो चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल होकर के हम जो भी लोकेशन सर्च कर रहे हैं वो सभी हम एक तरीके से अवेल कर पाते हैं। लेकिन हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने IRNSS प्रोजेक्ट के तहत जो ये नेविक सिस्टम इंस्टॉल किया था कि जीपीएस को हम एलिमिनेट कर पाएं और हमारा जो सिस्टम है नेविक सिस्टम उसको हम इंस्टॉल कर पाएं और उसी के बेसिस पर जो लोकेशन है उनको सर्च और फाइंड किया जा सके। तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को लेकर के पुश किया है कि जो भी टेक जायंट्स हमारे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं वो हमारे नेविक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करें। हालांकि जो भी टेक जायंट्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें इंडिया में सैमसंग, शाओमी, एप्पल, इनको इस चीज़ को लेकर के परेशानी है क्योंकि जिस तरीके से नेविक सिस्टम को उनको अवेल करना होगा अपने डिवाइसेस में, तो एक दोबारा से जो भी उनका सेटअप है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज करना होगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ये सारा नेविक सिस्टम को इंस्टॉलेशन जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्सपेंसिव प्रोसीजर रहेगा। ओके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर के इसलिए भी फोकस किया कि इंडिया जो है वो हर पॉइंट के ऊपर अपने आप को सेल्फ रिलायंस बना जाना चाहता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्री जो है वो खुद के अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जिसमें चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, रसिया है। उनके खुद के ग्लोबल और रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो एक तरीके से जीपीएस को एक तरीके से राइवलरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सेम इसी तरीके से फोकस करते हुए 2018 में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया। इस प्रोग्राम के तहत जो है वो हमने 8 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की और अदर तरीके से उनको इंस्टॉल करके, इसीलिए इस प्रोग्राम के तहत ही फोकस करने के लिए ताकि विद एक्यूरेट जो है वो लोकेशन जो है वो हम फाइंड कर सकें। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका इंस्टॉलेशन किया जाए और इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है हमारा जो भी प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करें और जो सेल्फ रिलायंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम सर्व कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर।
यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो आज एक तरीके से अगर हम देखें तो कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो देखने को मिला वो टूरिज्म सेक्टर पर देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारा इंडिया जो है उसमें जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं धर्मशाला डिक्लेरेशन, और इसमें स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं वो धौलाधर रेंज में, हिमालयाज में जो धौलाधर रेंज है, धर्मशाला जो जगह है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होकर के इन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से हम टूरिज्म को दोबारा से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि टूरिज्म को लेकर के हमारी जो पॉलिसी है वो वर्क करेंगी और सभी स्टेट जो है वो अपने अपने लेवल पर कोशिश करेंगे और इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया में टूरिज्म का प्रमोशन देखने को मिलेगा। ओके, इससे पहले भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, अगर हम बात करें तो 2019 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने बोला था कि सभी इंडियंस को जो है वो विजिट करना चाहिए हमारे लोकल लेवल पर, और हमारे इंडिया के अदर जो प्लेसेस हैं उनको लेकर के विजिट करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव भी करने की कोशिश की, लेकिन कोविड की वजह से 2020-21 में जो है वो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला। ना सिर्फ लोकल टूरिज्म जो है वो इसकी वजह से इफेक्ट हुआ, इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को इस पर मिला था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोबारा से सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन की जा रही हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो पॉइंट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपना जो भी अपन एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपना हेल्प जो है जिन भी सेक्टर को करने की कोशिश करती है वो हमें इंक्रीज करना होगा। मतलब पहले जो इनपुट दिया जाता था उससे ज़्यादा इनपुट दिए जाने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हम देखें तो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसमें हमें एक स्ट्रेटजी और एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। वैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो अदर सिस्टम जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम, इन सभी के तहत जो है वो इम्पोर्टेंट सर्किट को बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई पर्सन जो है वो किसी टारगेट को करते हुए अगर इंडिया में आए तो उन सर्किट के थ्रू जो है वो सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस वो घूम पाए। ओके, तो इन सभी के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है फोकस कर रही है। यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है उसको दोबारा से रीसेट किया जा सके और जो भी इशू जो है उनको सॉल्व किया जा सके। ओके, और इसके अलावा जो हमारी नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है उसमें फोकस किया गया है डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ में नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन, इन सभी के ऊपर हम फोकस करें। और ना सिर्फ इसकी वजह से टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर स्किल मिशन जो है उसके थ्रू भी हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब सीधी और सिंपल बात ये है कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, ज़्यादा खर्चा करना होगा टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, इतना इजीली एक्सेस करना होगा कि किसी भी पर्सन को अगर फॉरेन कंट्री से बैठ करके वो इजीली एक्सेस करना चाहता है, उसको लेकर के रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो काफ़ी इजीली तरीके से वो कर पाए। दूसरा, यहाँ पर फोकस किया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी हमें कोशिश करना होगा कि जो भी हमारे टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको हम इम्प्रूव करें, और इसी के तहत जो है वो हम रेगुलर बेसिस पर जो भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्मेटिव लेवल तक हम लेकर के जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। इसके साथ में ये किया जा सकता है कि हमारे इंडिया की जो कल्चर और हेरिटेज है, देखो ये कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडिया का, हमारे कल्चर और हेरिटेज, इसको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। मोर फोकस उन सेंटर्स के ऊपर करना चाहिए जहाँ पर मेजॉरिटी में हमारे जो कल्चर और हेरिटेज है उसको शो किया जाए। इससे ना सिर्फ हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, हमारा जो कल्चर और हेरिटेज जो है वो वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंड होगा, बल्कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होगा। नेचुरल लेवल पर जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, उन सभी को इजीली एक्सेस किया जाना चाहिए, ताकि इजीली जो है वो जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको हम अपने टूरिज्म सेक्टर के थ्रू जो है वो प्रमोट कर सके और हमारे टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। ओके, तो जो भी हमारी न्यू पॉलिसी रहे उनमें इन सभी के ऊपर फोकस किया जाए कि टूरिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें एक्सेस होनी सके इजीली। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो और ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो भी हमारी पॉलिसी है उसमें डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हमारे जो
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो भी अपनी इम्पोर्टेंट बात रखी उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने हमारे इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो भी चैलेंजेस हैं उन सभी के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने बताया। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हुए डायरेक्टली उन्होंने क्लियरली किसी का स्टैंड ना लेते हुए क्लियरली ये बोला कि इस वॉर की वजह से वर्ल्ड लेवल पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने अदर इशू जैसे कि कोविड-19, इसके अलावा अगर हम बात करें टेररिज्म और भी अदर इशू, क्लाइमेट चेंज, इन सभी के ऊपर फोकस किया। ओके, और जो वॉर जैसी सिचुएशन है उसके इफेक्ट के बारे में बताया कि इसकी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड पर क्या क्या इशू देखने को मिल रहा है। तो इसके सॉल्यूशन की बात उन्होंने की एक तरीके से कि ये जो इशू है वो ये सोल्व किया जाना चाहिए। अगर ये इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर और भी इशू देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की गई है कि देखो, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो पूरा वर्ल्ड है वो अलग अलग सेंटर के रूप में अपने आप को डिवाइड कर रहा है। मैक्सिमम या फिर हम ब्रॉड लेवल पर देखने की कोशिश करें तो एक तरीके से एक तरफ है रशिया और चाइना और दूसरी तरफ जो है वो वेस्टर्न कंट्री जिसमें यूएस एंड यूरोपियन कंट्री शामिल है। तो इस पोलराइज्ड कंट्री को अगर इंडिया कंट्रोल करना चाहिए, पोलराइज्ड वर्ल्ड को अगर इंडिया कंट्रोल करना चाहे तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने जो रोल है उसको प्ले कर सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो इंडिया ले सकता है। देखो, वैसे अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो दोनों ही ग्रुप्स में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि अब अभी अगर हम बात करें तो रशिया और चाइना के साथ में मिलकर के हमने एचसीओ की मीटिंग की और भी हमारे अदर जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने फोकस किया। रशिया के साथ में हमने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस के साथ में मिलकर के हम क्वेड ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के फ्री एंड फेयर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, I2U2 जो नया इनिशिएटिव है उसमें इंडिया पार्ट है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया और चाइना के साथ में एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर इंडिया कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 7 पर यहाँ पर जो एससीओ की जो अभी मीटिंग हुई समरकंद में उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर मिनिएचर देखने को मिला। मिनिएचर मतलब एक छोटा रूप यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कम्प्लीटली इसमें बताया गया है कि हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर रशिया के साथ में भी डिस्कशन किया, जो भी हमारे बायलैटरल रिलेशंस है उनके ऊपर फोकस किया। दूसरा, इंडिया ने यहाँ पर अपनी जो बॉर्डर इश्यूज है उनके ऊपर डायरेक्टली फोकस ना करते हुए लेकिन एक तरीके से जो भी अदर इश्यूज है जैसे कि टेररिज्म, इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश की। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी यूएस ने किसी टेररिस्ट को एक तरीके से बैन करवाने की कोशिश की लेकिन चाइना ने उसका अपोज किया यूएन में। तो इसी के बेसिस पर इंडिया ने यहाँ पर कोशिश की कि टेररिज्म के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाए ताकि जिन इश्यूज को लेकर के हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में मिलकर के जिन टेररिस्ट को बैन करवाने की कोशिश करते हैं उनमें ये ग्रुप भी शामिल हो सके। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रेजेंट टाइम में जो एक वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है उसका एक मिनिएचर, एक छोटा रूप जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में देखने को मिला कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में इशू हैं और उन सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन के लेवल पर कोशिश की जा रही है और भी जो अदर इशू हैं उन सभी के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, सिलिकॉन जो चिप है वो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप सभी को पता है कि कोविड के बाद में अगर हम देखें तो गैजेट्स का जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इसकी वजह से इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर जो चिप इंडस्ट्री है उसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स आर द थंबनेल साइज्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, देखो, सेमीकंडक्टर जो चिप मेकिंग प्रोसीजर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी आपके रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्किल बेस्ड जो है वो आपके पास में
पर्सन होने चाहिए, तभी जाकर के आप इसके ऊपर फोकस कर पाओगे। तो हमारे इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें चेंज किया है। पहले इंडिया ने अलग अलग क्राइटेरिया सेट कर रखे थे कि इस लेवल पर चिप का प्रोडक्शन होगा तो इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, इस लेवल पर इंसेंटिव इतना दिया जाएगा। लेकिन अब न्यू पॉलिसी में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 50% तक गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा और यहाँ पर फोकस किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेवल पर, कंट्री के लेवल पर हम इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये जो चिप इंडस्ट्री है इसके ऊपर मैक्सिमम डोमिनेंस जो है वो चाइना, ताइवान इन कंट्रीज़ का है, कोरिया, जापान इन कंट्री का है। और प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से चाइना और ताइवान के बीच में इशू देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में इशू देखने को मिले, क्योंकि रशिया यूक्रेन इशू की वजह से ग्लोबली लेवल पर बहुत सारे जो बेसिक जो हमारे प्रोविज़न है या बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्राइजेज आपको हाई देखने को मिले थे। ओके, तो इसी तरीके से चिप इंडस्ट्री जो है, अगर हम अदर कंट्री के ऊपर ही फोकस करते रहे तो उसकी वजह से उसमें भी इशू देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमने रिवाइज्ड पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देगी ताकि हम अपने लोकल लेवल पर जो है वो इसके ऊपर फोकस कर सके और इसको जनरेट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, यहाँ देखिए, देखो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी अवार्ड दिए जाते हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि द सेंटर हैड डिसाइडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अवार्ड्स गिवन टू साइंटिस्ट एंड मेडिकल रिसर्चर्स ऑन द ग्राउंड दैट दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली रियली डिजर्विंग कैंडिडेट्स। मतलब जो रियली डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं अब उन्हीं को ही अवार्ड दिए जाएंगे, अवार्ड की संख्या जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग लेवल पर जो हैं वो क्या देते हैं, अपनी अपनी तरफ से अवार्ड देने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी को डिक्रीज करके एक लेवल पर लाने की कोशिश की जाएगी और जो रियली अप्रिशिएबल पर्सन है, रियली डिजर्विंग जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि CSIR के द्वारा भी अभी शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार जो है अवार्ड है वो दिया जाने वाला था, लेकिन वो अभी नहीं दिया गया है। ओके, इस साल के लिए। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो CSIR के जो फाउंडर मेंबर थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर और उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है और सबसे पहले 1958 में ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने अवार्ड देता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरनल लेवल पर और भी यहाँ पर देखो आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 207 अवार्ड देता है। नेशनल अवार्ड और दिए जाते हैं 4 उनके द्वारा। इसके अलावा प्राइवेट एंडोमेंट अवार्ड 97, 54 वर लेक्चर स्कॉलरशिप फेलोशिप वेस्ट अवार्ड, 56 वर इंटरनल अवार्ड्स। इसके अलावा ये तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही देखे हैं। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है 25 परफॉर्मेंस बेस्ड अवार्ड देता है। इसके अलावा नॉन कोर डोमेन अवार्ड्स। तो ये चीज़ें अगर हम देखें तो अलग अलग लेवल पर बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। इन सभी को मर्ज करके एक तरीके से कोशिश की जाएगी कि कम से कम अवार्ड दिए जाएं और जो दिए जाएं वो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको दिए जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ड्रग्स जो हैं उसकी वजह से हमारे इंडिया का जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसी के लिए फोकस किया जा रहा है। हमारी जो जुडिशरी है उन्हें सुमोटो के बेसिस पर इस केस को रिकॉग्निशन करने की कोशिश की है और इसके ऊपर कोशिश की है कि इस इशू को सॉल्व किया जाए कि जो भी ड्रग्स के इशू जो इंक्रीज हो रहे हैं उन सभी को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, DOPT जो है उन्होंने ये बोला है कि अभी हमारे यूनियन लेवल पर जो गवर्नमेंट पोस्ट है उनमें OBC जो है उस वो EWS जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसके अंडर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, प्रेजेंट टाइम में EWS को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसमें SC ST OBC इन सभी को इंक्लूड किया जाए। तो इसमें OBC के लिए DOPT ने क्लियरली मना कर दिया है कि वो EWS रिजर्वेशन के अंडर जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर और यहाँ पर जो आर्टिकल है
देखो, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हमारे जो जुडिशरी लेवल है, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर के और एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि जुडिशरी को लेकर के लोगों में जो भी इशू हैं या जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उन सभी को सॉल्व किया जाए। तो एक तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जो भी हमारी डिस्कशन होता है उसको लेकर के लाइव जो है वो हम ब्रॉडकास्टिंग कर पाएँ। दूसरा फोकस किया जा रहा है एक आरटीआई पोर्टल को लेकर के कि जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो इस आरटीआई पोर्टल के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी को क्लियर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को रेगुलेट करने के लिए बिग स्टेप्स जो हैं वो हमारे जुडिशरी के द्वारा उठाए गए हैं, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जुडिशियल प्रोसीजर है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक बेसिक अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि अच्छा इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर बताया गया है कि एडवर्ड स्नोडेन, आप सभी को पता होगा ना, एडवर्ड स्नोडेन जो है वो एक तरीके से विसल ब्लोअर, और उन्होंने ये बातें बताई थी कि यूएस जो है वो लोगों की जो भी प्राइवेसी है उसको एनक्रोच करके और एक तरीके से जो भी उनके पर्सनल डाटा हैं या जो भी उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो इसी के बेसिस पर जो एडवर्ड स्नोडेन है, जब उन्होंने ये बातें क्लियर की तो उसके बाद में वो अदर कंट्रीज़ में उन्होंने शरण ले रखी है, और यहाँ पर उन्होंने, रशिया ने अब उनको सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया और यूएसए में जो इशू है वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने जिनको सिटीजनशिप दी है उसको एक तरीके से यूएस जो है वो दोबारा से अपने कंट्री के अंडर लाना चाहता है, और ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा उस इश्यू को जो है और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, इन सभी को भी व्यू कर सकते हैं। ये सभी जो सीरीज हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में वहाँ पर कंप्लीट करवाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।